हेलो गाइस, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। गाइस, इस वीडियो में आपको जो है पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। ये वीडियो जो है जो केवल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी ग्रुप ई से हैं, उनके लिए है। आज के वीडियो में कंफर्म है कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इस पार्ट से। चलिए पाचन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक टॉपिक को क्लियर समझते चलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। गाइस, सबसे पहले हम पाचन तंत्र की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। पाचन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है पाचक एंजाइम के द्वारा अप्रसरणीय खाद्य प्रसरणीय खाद्यों में परिवर्तित होते हैं। कहने का मतलब जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं सभी आपके सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ दिए जाते हैं। वही होता है आपका पाचन। पाचन की क्रिया वह होती है जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदला जाता है। तो वही इसमें कहा गया है कि वह प्रक्रिया है जिसमें पाचक एंजाइम के द्वारा अप्रसारणीय खाद्य पदार्थ जो होता है प्रसारणीय खाद्यों में परिवर्तित होते रहते हैं। यही क्रिया आपकी पाचन कहलाती है। अब हम इसमें आहार नाल की बात कर लेते हैं। आहार नाल का मतलब आपके शरीर में जितने भी पाचन से संबंधित हैं सभी आपके आहार नाल कहलाते हैं। कहने का मतलब मुख्य द्वार से लेकर के गुदा द्वार तक के सभी जो आपके ऑर्गन्स अंग पाए जाते हैं सभी आपके आहार नाल होते हैं। तो आहार नाल की लंबाई हम वैसे भी जानते हैं कि 32 फीट तक होती है आहार नाल की लंबाई। सबसे पहले हम आहार नाल में मुख गुहा के बारे में जानेंगे। इसमें जो तालु और जिह्वा और दांत आता है। कहने का मतलब मुख गुहा के अंतर्गत तालु जो पैलेट्स होते हैं और जीभ होती है और दांत है, ये आपके तीनों आपके मुख गुहा के अंतर्गत आते हैं। तालु मुख की छत बनाता है और इसके बाद जो है मुख को नासा कक्ष से पृथक करता है। यानी आपके जो यहीं से सांस लेने की प्रक्रिया होती है यहीं से अलग हो जाती है। इसमें जो होता है जिह्वा पेशी होती है जिस पर स्वाद की ग्रहण करने के लिए स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और इसमें जो होता है लारी एमाइलेज और लाइसोजाइम होते हैं। इसी मुख गुहा में ही जो होते हैं एमाइलेज और लाइसोजाइम होते हैं। और लाइसोजाइम क्या करते हैं? जीवाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। चलिए अब हम दंत विन्यास के बारे में जानेंगे, यानी डेंटेशन। मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं, 20 अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला कृंतक, रदनक, फिर अग्र चवर्णक, फिर आपके चवर्णक होते हैं। तो सबसे पहले हम कृंतक की बात करेंगे। कृंतक के बारे में, अब ये कृंतक जो होता है ना, ये इसकी संख्या जो होती है 4 होती है और भोजन ये कुतरने का कार्य करते हैं। रदनक की बात कर लेते हैं, इसकी संख्या 2 होती है, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अब हम अग्र चवर्णक की बात कर लेते हैं। अग्र चवर्णक की संख्या 4 होती है, ये भोजन को चबाने और दबाने का कार्य करते हैं। अब चवर्णक की बात कर ले तो चवर्णक जो होता है ये इसकी संख्या 6 होती है और ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जबकि चबाने और दबाने दोनों का कार्य जो होता है अग्र चवर्णक ही करता है। मनुष्य के दांत, यहाँ से ये पॉइंट को आप लोग बढ़िया से क्लियर कर लेना, यहाँ से आने का चांस ज़्यादा है इस पूरे में से। तो इसमें जो है मनुष्य के दांत द्विबार दंती, विषम दंती और गर्दंती होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुष्य के दांत निम्न में से होते हैं। तो हाथी की रद यानी टक्स जो होते हैं ऊपरी जबड़े के कृंतक दांत होते हैं। यानी हाथी में जो होता है ऊपर के साइड में जो दांत होते हैं वही जबड़े ही पाए जाते हैं, दांत नहीं पाया जाता है। अब सबसे अधिक हम दांत की बात कर ले तो सबसे अधिक दांत जो होता है किसमें होता है? सूअर और घोड़ों में सबसे अधिक दांतों की संख्या होती है। अब हम दांतों के इनेमल के बारे में बात करेंगे कि दांतों का इनेमल जो होता है सबसे कठोर होता है और ये पूरे शरीर के जो है सबसे कठोर परत होती है। दांतों का अधिकांश भाग जो होता है डेंटाइन का बना होता है, इसको भी पूरा क्लियर कर लीजिएगा। दांतों का अधिकांश भाग डेंटाइन से बना होता है। कुछ स्तनधारियों के दंत सूत्र के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य का तो पता ही होगा, जैसे 2102 बटे में 2102, ये है आपके बच्चा के लिए, यानी बच्चा के लिए जो दंत सूत्र है 2102 बटे में 2102, संख्या जो होती है 20 होती है। अब मनुष्यों में जो होता है 2123 बटे में 2123, संख्या कितनी होती है? 32।
घोड़ा के दंत सूत्र की बात कर लेते 3143/3143, संख्या जो दांतों की होगी वो 44 होगी। कुत्ता में जो होता है 3142/3143 और इसकी संख्या कितनी होती है, 42 दांत होते हैं। आगे हम गाय और भेड़ की बात कर लेते हैं। जैसे गाय और भेड़ में 0033/3133 और इसकी संख्या 32 होती है। बिल्ली में बात कर लेते हैं। जैसे बिल्ली में 31 और 31/31 ये होता है, दांतों की संख्या 30 होती है। खरगोश में 20-33/10-23 और दांतों की संख्या 28 होती है। चूहा में 1003 यानी 1003/1003 होता है और ये दांतों की संख्या 16 होती है। आगे हम बात करते हैं कुछ, जैसे यह छोटा आकार यानी 12 से 14 सेंटीमीटर का शंक्वाकार भाग होता है जहां भोजन और वायु मार्ग एक दूसरे से मिलते हैं। कहने का मतलब ये ग्रसनी की बात की जा रही है। यहाँ पे जो है मुख गुहा के बाद ग्रसनी का ही नंबर आता है, तो ग्रसनी की बात हो रही है। ग्रसनी कैसे आकार की होती है, शंकुनुमा होती है। यहाँ पर एक हेडिंग जो है ये टाइप से छूट गया है, इसीलिए छोटा आकार 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है जहां पर भोजन और वायु मार्ग एक दूसरे को मिलते हैं, यानी यहीं पर जो होता है ग्रसनी शंक्वाकार होती है और ये एक दूसरे पर मिलते हैं। जैसे वायु मार्ग अलग हो जाती है और आपका आहार नाल अलग हो जाता है, यानी ग्रास नली अलग हो जाती है, वायु नाल अलग हो जाता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है, नासा ग्रसनी और नासा काष्ठ के पीछे मुख ग्रसनी, मुख गुहा के पीछे, और कंठ ग्रसनी, ग्रसनी का निचला भाग। और इसके बाद जो है अब ग्रास नली की बात कर लेते हैं। ग्रसनी का कार्य खत्म हुआ तो ग्रास नली की लंबाई 25 से जो होता है 22 से 25 सेंटीमीटर सकरी, पेशीय और नलिका युक्त संरचना होती है। अनुदैर्ध्य भंज ग्रसिका बलि इसमें वायु के प्रवेश को रोकता है। तो ये कौन रोकता है, आपका ये एक ग्रसिका बलि ओसोफेगस जो रेग्यू होती है, यानी कुछ रोजी जैसी संरचना पाई जाती है, उसी में जो होता है ये ग्रास नली में भोजन को अलग करता है और फेफड़े में भोजन को जाने से रोकती है, एपिग्लोटिस नाम का वाल्व। अब आगे जो है हम इसमें ग्रास नली जो होता है कर्मानुकुंचन के द्वारा भोजन को आमाशय में भेजता है। तो ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना। पूछा जा सकता है कि ग्रास नली में भोजन किस गति से जाता है, तो कर्मानुकुंचन गति से भोजन आगे खिसकता है। आमाशय की बात कर लेते हैं। यह 3 भागों में बना होता है, कार्डियक आमाशय, पाइलोरिक आमाशय, फंड्रिक आमाशय। आमाशय की यांत्रिक झिल्ली जो होती है अधिक संख्या में अनुदैर्ध्य बलन भी बनाती है जो जठरीय बलि कहलाती है, यानी गैस्ट्रिक रेग्यू कहलाती है। यह भोजन में यांत्रिक मंथन तथा रासायनिक पाचन में सहायक है। पशुओं का आमाशय जटिल आमाशय होता है जो 4 कोष्ठों और प्रथम आमाशय जिसको हम र्यूमन के नाम से और द्वितीय आमाशय रेसिकुलम के नाम से, तृतीय आमाशय ओमेसम के नाम से और चतुर्थ आमाशय एबोमेसम के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रथम और द्वितीय आमाशय बहुत से जीवाणु और प्रोटोजोआ को शरण देते हैं, यानी यही में प्रोटोजोआ और जीवाणु का शरण होता है जो सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। इसे सहजीवी पाचन भी कहते हैं। चतुर्थ अमाशय को सत्य अमाशय कहा जाता है। यहाँ से मेन पॉइंट है, इसको भी आप लोग बढ़िया से रख लेना। चतुर्थ अमाशय को सत्य अमाशय कहा जाता है क्योंकि इसमें अमाशय रस होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा पेप्सिन पाया जाता है चतुर्थ अमाशय में ही। छोटे आंत की बात कर लेते हैं। यह आहार नाल का सबसे लंबा लगभग 2 फीट से 6 फीट के भाग का होता है। यह 3 भागों ग्रहणी, मध्यांत्र, क्षुद्रांत्र में विभाजित होता है, यानी पहले भाग को डुओडेनम, दूसरे को जेजुनम, तीसरे को इलियम। इसके लिए ट्रिक है DJI। और ग्रहणी पित्त अग्नाशय वाहिनी को ग्रहण करती है, यानी जो आपके लीवर के द्वारा, यहाँ से एक मेन पॉइंट है, ये लीवर के द्वारा जो आपके पित्तरस निकाला जाता है यही ग्रहणी ही सबसे पहले ग्रहण करती है। छोटी आंत की आंतरिक श्लेष्मिका में अंगुली के समान उभार रसांकुर निकले होते हैं, यानी जिसको हम बिल्ली के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग बढ़िया से क्लियर कर लेना। और रसांकुर तथा सूक्ष्मांकुर भोजन के पाचन और अवशोषण हेतु सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, यानी जो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर जो किनारे किनारे पे लगे होते हैं झिल्ली के, अंगुली जैसे जो संरचना उभार जो पाई जाती है,
ये आपके पाचन और अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, यानी पूरा एरिया को बढ़ाएंगे। अग्नाशय वाहिनी में कुछ एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स पर कार्य करते हैं। तो ये भी पॉइंट बढ़िया से क्लियर कर लेना, ये आपके मेन पॉइंट है। आगे जो है बड़ी आंत के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 3 भाग अंधनाल यानी सीकम, बृहदांत्र, कोलन, मलाशय यानी रेक्टम होते हैं। कुछ शाकाहारियों में जैसे घोड़े और खच्चर में अंधनाल बड़ी होती है, तो सेलुलोज के सूक्ष्मजीवी पाचन का केंद्र होता है। मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी तथा अवशेषी अंग है तथा परिशेषिका कहलाती है। यह जो है अपचयित खाद्य अवशोषण अवशेष का संग्रहण करके मल बनाती है, जो मलाशय में एकत्र हो जाता है। पाचक ग्रंथियां के बारे में बात करेंगे अब हम। ये भोजन के पाचन के लिए जो होता है पाचक रस स्रावित करती है, यानी पाचक रस निकालती है। कौन? पाचक ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पाचक ग्रंथियां, सबसे पहले लार निकलता है। यह लार उत्पन्न करती है, यह 3 प्रकार की होती है। पहला कर्णपूर्व ग्रंथि, यानी कान के पहले की ग्रंथि, जिसको पैरोटिक ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये सभी में से सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह बाह्य कर्ण के नीचे उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथियों में विषाणु गलसूआ रोग उत्पन्न होता है। अधोमैजिला ग्रंथि, यह जबड़े के कोड़ों के नीचे उपस्थित होती है। अधोजिह्वा ग्रंथि यानी सबलिंगुअल ग्रंथि, यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे जो लार सलाइवा ग्लैंड्स जो होती है, यानी जो लारीय एंजाइम निकालती है, इसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? सबसे छोटी ग्रंथि। तो आपके सबलिंगुअल ग्रंथि सबसे छोटी होती है, पैरोटिक ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। अब यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को बढ़िया से क्लियर कर लेना। जैसे यह सबसे छोटी ग्रंथि है जो जिह्वा के नीचे उपस्थित होती है तथा गुहा के तल पर खुलती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जठर ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।